भी सकते हो, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा होता है कि आप सुन भी सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, ओके, बेहतर है। तो आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, खास करके म्यूटेशन इफेक्ट, हॉक्स जीन मैंने कहा था। आज मैं वैसे अभी हॉक्स जीन पे डायरेक्ट नहीं आऊंगा बिकॉज इट्स वेरी टफ। आपको जायगोट फॉर्मेशन समझा दिया, क्लीवेज समझा दिया, ब्लास्टला समझा दिया, ठीक है ना। आप सिलेबस दिख पा रहे हो स्क्रीन पे? हाँ, ये स्क्रीन पे सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। क्लीवेज, ब्लास्टला फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक फील्ड, गैस्ट्रुलेशन समझा दिया था, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, है ना। तो ये आपका पार्ट ही है, मतलब आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट। तो एम्ब्रियोजेनेसिस भी समझाना है, एनिमल प्लांट दोनों में, तो जर्म्स लेयर बन गया। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट जो कि मेंशन नहीं है सिलेबस में, एंड दे आर आस्किंग। फॉर एग्जांपल कि जिस डेफिशिएंसी किसी जीन को आप म्यूटेट करते हो, देन व्हाट विल हैपन। फॉर एग्जांपल आज का मैंने यही बनाया था कि इफ यू आर क्रिएटिंग ए लिम वन नॉकआउट माउस, देन व्हाट यू कैन सी, पूरा ऑर्गेनिज्म तो रहेगा लेकिन हेड गायब रहेगा, राइट। तो इस तरह के भी डिस्कशन आएंगी, राइट। बट बिफोर दैट, सी दैट क्वेश्चन दे आर आस्किंग ओनली, नॉट टू आंसर, सी द लेवल, है ना, व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज देयर, किस डेप्थ में आपको जाके स्टडी करनी है, वो इसके लिए है, ठीक है ना। तो नाउ यू कैन सी, यू माइट बी नोइंग द आंसर, बट ओवरऑल अगर देखो तो बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन है। इंजेक्शन ऑफ नॉगिन एमआरएनए, राइट। सो ओके, पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं, चलो। So, injection of noggin mRNA into one cell UV irradiated embryo of frog completely rescue dorsal development. अब पता नहीं इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। And allow the formation of complete embryo, right? And some of the following statement could possibly explain the observation. It does not mean कि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे मतलब कोरिलेट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द नॉलेज। व्हाट इज द नॉलेज? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कभी एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, दूसरी, फिर वो कनेक्टिविटी जब बनती है, इट बिकम्स कंप्लीट नॉलेज। तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, है ना। ऑलवेज लुकिंग, रीड अगेन एंड अगेन टू मेक ए कनेक्टिविटी। तो मेरा एफर्ट ये रहता है कि मैं कनेक्टिविटी डेवलप करूं, राइट, सो दैट आपको एक कंप्लीट पिक्चर याद रहे। बिकॉज पिक्चर यू कैन रिमेम्बर, वर्ड्स यू कैन रिमेम्बर, इवन नो वन इन द वर्ल्ड कैन रिमेम्बर एग्जैक्ट लाइनिंग, एग्जैक्ट सेंटेंसेस, ना। So, injection of noggin mRNA into a one cell UV irradiated embryo of frog completely rescue dorsal development and allow the formation of complete embryo. They are asking ki what can be the correct sentence. Means they are looking for the various kind of interaction between the noggin, acting as a organizer or inducing dorsal ectoderm to form neural tissue and it dorsalize mesoderm. They are asking exact role of noggin. Noggin bind directly to BMP4, BMP2, preventing complex formation with the receptor. Even I don't have idea exactly अगर जब तक पूरा स्टडी न करो। Noggin along with other molecule prevent BMP formation, कोई आइडिया लग नहीं रहा है, ठीक है ना। ऐसे तो कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। Let us study the complete things and then we will return back. Correct? Right? Right, विपांशी? Yes, sir. है ना, चलो। Yes, sir. तो एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। तो देखो, एक तो ये समझ लो कि yesterday we have discussed about the epibelly, involution, convergence and extension. This is called the primary induction where there is a movement of cells. So the diagram is self-explanatory. You can see here blastoderm sits on yolk. This is the animal pore. मैंने बताया था जहां पे yolk एरिया होगा, always you will mark them as a vegetal pore. क्या मार्क करोगे? vegetal pore. Animal pore lacks yolk rather than it's a highly nucleated area. ठीक है ना। तो जो highly nucleated और area होगा, they will be called as the animal pore. ठीक है, and this will be the vegetal pore. तो now there is a epibole. EP मतलब both साइड में माइग्रेशन होगा
blastodome का, spreading of blastodome by both sides. This is called as the epibole, right? And then there is a involution. Involution, what do you mean? Ventral formation of ventral and dorsal side. Gastrulation begins. So involution is there, मतलब एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी जा रहा है थोड़ा सा सेल, है ना. अब ये कंप्लीट हो रहा है, ये देखो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द कन्वर्जेंस एंड एक्सटेंशन. So what you can conclude, primary induction, movement of cells starts with the epibole, first step, and then involution. Obviously, this is the start of exact gastrulation, then formation ventral and dorsal side, convergence and extension. ठीक है, तो mesoderm cell migrate wall of blastocyst become arranged as loose seed. राइट. सो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सीड्स होती हैं या सेल्स होती हैं जो मूव कर रही हैं, हाउ दे आर एडहेयर्ड, विच फैक्टर इज देयर विच कैन एडहेयर दीज सेल्स, जो कि बाद में डिजॉल्व हो जाती हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन. तो विच फैक्टर adheres these cells. So these factors are, can you tell me, any guess? Blind guess करो. ये है P cadrins, है ना. This is called as the P cadrins, right? So now they are moving and arranging like loose seeds. Dorsal mesodome induce local ectoderm to form neural plate. This is important. Dorsal mesodome induces local ectoderm to form neural plate. ठीक है. Dorsal mesodome induces local ectoderm to form neural plate. This is important. तो अभी इसको और डेप्थ में समझते हैं, इंटरेक्शन समझेंगे, उसका सिग्नल ट्रांसडक्शन समझेंगे. So organizer, now suppose you are transplanting a organizer from this place to this place. Organizer transplant from early gastrula, ठीक है, and organizer from late gastrula. Then what will happen? You can see here, if your organizer is going to transplant from early blastula, you can see the formation of additional interior axis. Formation of additional interior, ये CCR के लिए बहुत important है, very important. राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो अक्षिका को जरा मैसेज डाल दो ग्रुप में बेटा, पिपांची, है ना, कि क्लासेज स्टार्टेड एंड आल्सो ज्वाइन विदाउट डिले. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिस्कशन फिर उनको नहीं मिलेगी. वीडियो में तो चलो रिवीजन होता है, उसमें उतना ज्यादा फोकस समझ में नहीं आता. लाइव डिस्कशन में यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. ऑर्गेनाइजर ट्रांसप्लांट फ्रॉम लेट गैस्ट्रुला, देन फॉर्मेशन ऑफ टेल structure, formation of tail structure. Okay, clear? ठीक है. So this is additional axis formation and formation of tail structure. So this is the same thing, gastrulation a little bit earlier. Then organizer is converting into the two additional anterior axis. मतलब there will be two anterior axis. Now you can see nervous system. About we are talking about the nervous system. Nervous system is induced during the gastrulation, right? So this is the early gastrula, presumptive, you can say presumptive neural ectoderm. Sorry, right? Presumptive ectoderm. What does it mean? Future में वो ectoderm बनाएगा, neural tissue बनाएगा, right? And then presumptive epidermis. Now you can see normal fate of ectoderm at neural stage. What you can see normal fate? Presumptive neural ectoderm converted into the neural tissue. ठीक है, it's okay. And then epidermis. अब क्या किया? Fragment of presumptive epidermis transplanted from one gastrula to another. Fragment of presumptive epidermis transplanted from one gastrula to another. Then what is happening? You can see induction of neural tissue in the another part also, means induction of neural tissue in the transplanted fragment. अगर एक जगह से ट्रांसप्लांट करते हो
presumptive epidermis को, right? So they are going to form what? Neural tissue. So what you can conclude that nervous system is induced by this presumptive epidermis, right? Presumptive epidermis is very very important for the neural tissue activation. ये लिख लो, हाँ, presumptive epidermis is very very important, and induces neural tissue. हाँ, so this is important comment that ventral tissue has not been determined at the time of transplantation. ठीक है, चलो, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट थिंग्स. इंडक्शन इज रीजन स्पेसिफिक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन के काफी चांसेस हैं. एंड इमीडिएटली देयर इज नॉट 2+2, आपको गेस नहीं करना है. इसमें आपको एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तो वो नोट करके रखना, डायग्राम बना के रखना, चाहे जैसे भी याद करना. सो न्यूरल एंटीरियर मेसोडर्म ग्राफ्टेड इनटू अर्ली गैस्ट्रुला. कल इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लिया था समझाने में कि कोई भी टेक्निकल वर्ड आए तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है भाई, कहां से क्या जा रहा है, तो यू कैन गेस स्टिल if you have the information. So induction is region specific, means if you are transplanting this portion at this location, then what is going to form? So this you can see, there is induction of head with eyes and forebrain. This is very important. Neurula anterior mesoderm, आपने इंटीरियर मेसोडर्म को सिर्फ ट्रांसप्लांट किया है. किसको? एंटीरियर मेसोडर्म, न्यूरुला एंटीरियर मेसोडर्म को ग्राफ्ट कर लिया अर्ली गैस्ट्रुला में. देन क्या होगा बोलो? इंड्यूसेस हेड प्लस आई प्लस forebrain, है ना? Forebrain. What you can conclude? You can conclude that this mesoderm part is very very important for the induction of head, eye and forebrain. हाँ, कहीं भी आप ट्रांसप्लांट करोगे you will get the same thing again and again. ठीक है ना? एंड न्यूरुला पोस्टीरियर मेसोडर्म, अगर आपने इंटीरियर को किया तो हेड मिला, पोस्टीरियर को करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्रंक एंड टेल. यानी दोनों इंपॉर्टेंट है. एंटीरियर मेसोडर्म एज वेल एज पोस्टीरियर मेसोडर्म. Right. So now what is the molecular nature of inducer? We will discuss later on. But this is basically a inducer which is working, which is activating the head in the anterior portion, which is activating the tail and trunk in the posterior portion. These were the early experiment done to recognize that which part is essential for the organization development, either anterior or posterior. ठीक है, correct. Now understand the signaling pathway. So what is the signaling pathway? Neuralization may depend on inhibition of the BMP pathway. ठीक है, न्यूरलाइजेशन में डिपेंड ऑन द इनहिबिशन ऑफ बीएमपी पाथवे. तो यहाँ पे सारा रोल किसका है न्यूरलाइजेशन में? इनहिबिशन ऑफ द बीएमपी पाथवे. एंड दिस इज ए सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे which is going to inhibit the BMP. Now you can see the factors secreted by the Spearman organizer. There are बता दें आपको नॉलेज के लिए, there are two organizer, primary organizer, right, that induces, अगर आप उसको प्लेस करते हो
कहीं पे भी, जैसे अभी हमने देखा, तो दे आर गोइंग टू इंड्यूस द न्यूरल एक्टोडर्म, तो वो स्पिमेन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो मेसोडर्म का जो पार्ट है जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्पिमेन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है न्यूकूप सेंटर, न्यूकूप ऑर्गेनाइजर, उसका भी सिग्नल ट्रांसडक्शन अभी स्टडी करेंगे, राइट। सो बोथ द ऑर्गेनाइजर मीन्स दे हैव सर्टेन फैक्टर। अभी आपने क्या देखा, एक वर्ड जो आपके क्वेश्चन से मैचिंग है, दैट इज द नॉगिन, राइट। नॉगिन, follistatin, caudin, XNR3 and cerebrus. So if they are activated, if they are in high concentration, then what is decided? Neural fate, right? It means this was discovered by the scientist Spearman. That's why this is called as primary organizer. Primary organizer is essential for induction of neural fate. How the neural fate is decided? Because of 1, count karo, 2, 3, 4, 5. There are 5 factors. 1 to 5 factors. That is inducing neural fate. इनका नाम याद कर लो, NFC, NFCCX, ऐसे याद कर लो, NFCCX, right? NFCCX. NFCCX means N for noggin. N for noggin. Noggin dance कर लो. Noggin, then follistatin. Follistatin, noggin, follistatin, caudin. ठीक है, तो अभी याद करने का ट्रिक भी बता देते हैं, दैट इज कॉल्ड द निमोनिक्स। सिफ इज सेरेब्रस, cerebrus, and then X is the XNR3. Okay. Right? हाँ, ठीक है। So noggin, हाँ, NFCCX बहुत जल्दी याद होगा। NFCCX is present. If these factors are secreted by the Spearman organization, they will tune, they will induce, they will neural fate. Right? They will decide the neural fate. तो वो क्वेश्चन अब अगर आप देखोगे, नॉगिन का इंटरेक्शन सीधे सीधे बीएमपी से पूछ रहा था वो क्वेश्चन। अभी देखो, देख रहे हो, निगाहें कहीं पे निशाना, इन्होंने ये डाल के, है ना, कुछ दूसरी कहानी देने की कोशिश की, बट एग्जैक्टली वो इंटरेक्शन पूछ रहे हैं। बीएमपी, नॉगिन, सारा वही डिस्कशन हो रहा है ना। देखो अभी आपको समझ में भी आएगा, अभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्वेश्चन यहाँ है। ये देखो, इन्होंने यहाँ भी एम्ब्रियोलॉजी लगाई हुई है। नॉगिन इज सिक्रेटेड प्रोटीन विच इंड्यूसेस डॉर्सल एक्टोडर्म, राइट, अभी हमने पढ़ लिया, टू फॉर्म न्यूरल टिश्यू, ओके, एंड इट डॉर्सलाइजेस द मेसोडर्म सेल, यस, विच वुड अदरवाइज कंट्रीब्यूट टू वेंट्रल मेसोडर्म। तो पी तो करेक्ट है। अब आपको सही लग रहा होगा, खाली छोटा सा हमने इंफॉर्मेशन दिया है, छोटा सा नॉलेज। तो आप टेस्ट देते रहा करो, जब भी आपको टेस्ट अलॉट होता है ब्लाइंडली दो, ठीक है। मान लो 20% नंबर आएगा, लेकिन आपको 40% एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी बिना कुछ एफर्ट किए, ठीक है। फिर सेकंड टाइम वही टेस्ट दो, क्योंकि हमें मेमोरी में फिक्स करना है इन्फॉर्मेशन को, ना कि मॉक टेस्ट को ऐसे उस तरह से लेना है कि हमारा फाइनल है। दिस इज नॉट फाइनल। लाइफ में कुछ भी फाइनल नहीं होता जब तक आप सरेंडर न कर दो। बिकॉज द गेम इज डिपेंड्स ऑन द प्लेयर। इफ प्लेयर इज देयर, द गेम इज ऑन। तो मैं जब प्ले कर रहा हूं तो मेरे स्टूडेंट आप हो, पूरे नॉगिन डांस करो, कॉर्डिन डांस करो, है ना, कुछ भी करो, बट हाँ, नॉगिन बाइंड डायरेक्टली टू BMP4, BMP2, thus preventing complex formation with their receptor। चलो इसको क्वेश्चन मार्क में डाल दो। नॉगिन along with other molecule prevent, ये थोड़ा सही लग रहा है, P and R, है ना, molecule prevent BMP from binding to and inducing ectoderm and mesoderm cell। देखो, prevent BMP from inducing, ये थोड़ा सही लग रहा है, ये भी करेक्ट में डाल दो। पी तो P एंड R का कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है, अच्छा ये दिया हुआ है A, ठीक है। और थर्ड दिया है, नॉगिन इज सिक्रेटेड प्रोटीन विच इंड्यूसेस द डॉर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म एपिडर्मिस एंड, ये तो पूरे गलत है, ठीक है, क्योंकि उड़ अदरवाइज दे दिया ना।
तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि क्यू और आर में कौन सा गलत है, क्योंकि पी क्यू आर तीनों सही नहीं है। नॉगिन इलांग विद अदर मालिक्यूल, कौन से अदर मालिक्यूल? प्रिवेंट बीएमपी, ठीक है, फ्रॉम बाइंडिंग टू एंड इंड्यूसिंग एक्टोडर्म एंड मेसोडर्मल सेल नियर ऑर्गेनाइजन। थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। नॉगिन डायरेक्टली बाइंड टू BMP4 एंड हाँ, इसमें ये एक चीज पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कह रहा है नॉगिन एलोन बाइंड करेगा कि किसी फैक्टर के साथ बाइंड करेगा। तो लेट अस सी ऑन दैट सिग्नल ट्रांसडक्शन पार्ट। अब यहां पे क्या हुआ कि ये सारे फैक्टर मिलके बीएमपी को इनहिबिट कर रहा है, राइट? सारे फैक्टर मिलके बीएमपी को इनहिबिट कर रहे हैं। तो बीएमपी, जीडीएफ, दे आर एक्टिंग। अगर सपोज ये फैक्टर नहीं है तो हाउ द बीएमपी इज कंट्रोलिंग ऑल दिस पाथवे, ठीक है, सारे पाथवे को कंट्रोल कर रहा है वाया SMAD7, SMAD4, ठीक है, एंड देन दे आर फॉर्मिंग द एक्टिव कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द SMAD1, SMAD4, ठीक है, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को क्रॉस कर रहे हैं, राइट, एंड दे आर एक्टिवेटिंग सर्टेन जीन, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका ये बन रहा है एपिडर्मिस, राइट। अदरवाइज ये एपिडर्मिस नहीं बनेगा, ये बन जाएगा न्यूरॉन्स, ठीक है। तो टाइप 2 या टाइप 1 के थ्रू करेंगे, दिस इज एनफ डिटेल, बट कॉन्सेप्ट इज दैट न्यूरलाइजेशन में डिपेंड ऑन इनहिबिशन ऑफ द BMP pathway, and BMP pathway is inhibited not by the one factor rather than several factor। छोटा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा था, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। PNR का है नहीं, ठीक है, तो QNR है बल्कि। तो क्या कर सकते हैं? PNQ इसका सही आंसर है वैसे जो दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दस प्रिवेंटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वो क्यू में मुझे डाउट है, बिकॉज है ना, आर इज करेक्ट। तो प्रोटीन विच इंड्यूसेस डॉर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म, नो 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 नो, नॉगिन ना, हाँ चलो, नॉगिन तो ये कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, डॉर्सल मेसोडर्म बीएमपी को इनहिबिट कर रहा है। तो नॉगिन बाइंड डायरेक्टली टू नॉगिन सेक्रेटरी डॉर्सल एपिडर्मिस। नॉगिन तो कभी एपिडर्मिस को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, क्योंकि एपिडर्मिस को कौन बना रहा है? BMP4, ठीक है ना। एपिडर्मिस को कौन बना रहा है? BMP4, ठीक है ना। चलो फिर आते हैं इसको अभी छोड़ो, है ना। बट वैसे मुझे लग रहा है P एंड Q को मान सकते हैं ना, क्योंकि है ही नहीं है PNR। तो इसका मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो उस स्लाइड में मिसिंग है, वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, नाउ देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजर WNT and EGF neuralize ectoderm but precede organizer signal, not localized to ऑर्गेनाइजर मेसोडर्म। तो ये होता है WNT एंड FGF पाथवे के थ्रू, यानी WNT एक्सप्रेशन डाउन रेगुलेट BMP mRNA एक्सप्रेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रेशन। तो इस BMP इज इन द सेंट्रल रोड, राइट, आइदर दे आर सप्रेस्ड बाय द WNT एक्सप्रेशन, ओके, सप्रेशन को ऐसे दिखाते हैं एरो बना के अंडरलाइन, ठीक है। या तो ये किसे सप्रेस हो रहा है? नॉगिन, नॉगिन प्लस नॉगिन कॉर्डिन क्या था? NC, याद करो, NCCX, एक फैक्टर भूल गए, हाँ F भूल गई, ठीक है। F का फुल फॉर्म क्या था? नॉगिन, C से कॉर्डिन, ये C से सेरेब्रस, ये XRN है फॉलिस्टैटिन, हाँ, ठीक है। ये BMP को इनहिबिट कर रहा है। तो अदरवाइज अब WNT एंड FGF न्यूरलाइज एक्टोडर्म, यानी BMP इनहिबिट होगा तो एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म, दिस विल फॉर्म न्यूरल एक्टोडर्म, ठीक है जी। तो ये मॉडल ऑफ WNT सिग्नलिंग ऑल कंपोनेंट्स
ये आप देख सकते हो WNT कमिंग एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद द फ्रिजल रिसेप्टर। ये भी कभी कभी दे सकते हैं ऑप्शन में कि WNT is a protein which is going to bind the frizzle receptor, right? And then they are activating various transcription factor, DROSA देख लो, DSH, CK1 kinase है ये सारे, है ना, CK1, CK2, DSH, DROSA, है ना, तो एक्सिन, APC, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इवन कैटेनिन भी दिख रहा है रेड कलर से, है ना। तो ये एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, दे आर एक्टिवेटिंग द बीटा कैटेनिन, राइट। In summary, what you can say, WNT is activating beta catenin which is going inside the nucleus, right? And then they are activating the TCF. तो इस TCF को इनहिबिट कौन कर रहा है, ये वाले MOM4, right? Which is going inside the nucleus, and TCF is inhibited along with the TCF is going to bind the SMAD, CBP, बहुत सारे हैं, ग्राउचे, CTBP, SOX1, है ना, सारे से बाइंड करके then they are activating the बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन जब एक्टिवेट हो गया तो ये पाथवे आपका न्यूरल इलेक्ट्रोड्रम का एक्टिवेट हो गया। क्लियर? मीन्स इन समरी व्हाट यू कैन से, WNT inhibiting the BMP, activating what, बीटा कैटेनिन। यहाँ पे एक लाइन जोड़ सकते हो, एक्टिवेटिंग बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन इज प्रेजेंट इन दिस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। तो ये बीटा कैटेनिन का पाथवे है जो कि बना रहा है न्यूरल इलेक्ट्रोड्रम। ठीक है ना? ओके, कुछ मैसेज भी नहीं डाला उन लोगों ने ना, आए भी नहीं। दिस इज नॉनसेंस, कल मैंने अलाउ नहीं करना है, मैंने बोला था विदाउट एनी रीजन। मैंने आपसे किताब ली। हाँ, अच्छा पर्सनल किया था। हाँ सर, बट दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड ना। डिलीवर्ड ही नहीं हुआ है। अच्छा, डिलीवर्ड नहीं हुआ, अच्छा पता नहीं, उसका फिर वो स्विच ऑफ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी फिर, है ना। उसके यहाँ कुछ गेस्ट वेस्ट भी आए थे तो पता नहीं कुछ फंक्शन होगा हो सकता है। तो एडिशनल पाथवे में रेगुलेट BMP एक्सप्रेशन। रिप्लाई क्या है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, सीधा ने रिप्लाई कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, सभा भी आई थी, थोड़ी देर के लिए चली गई। चलो, उसका तब नेटवर्क का इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है। यू कैन सी, हमने अभी डिस्कस किया था लेट ब्लास्टुला एंड अर्ली ब्लास्टुला, दोनों का फेट डिफरेंट है, इसी में कंफ्यूजन करते हैं, राइट। तो व्हाट वी स्टडीड, now we are going to study the additive pathway that can regulate the BMP expression to neuralize electroderm, ठीक है ना। तो अब देखो FGF signaling, this is the blue, है ना, you can see this is the blue marking, right, this is called as the FGF है ना। What does it indicate? This is high in concentration, ठीक है। तो हाईएस्ट, हाँ, मार्जिनल जोन एनिमल पोल ये है, ये वेजिटल पोल है VG, ये एनिमल पोल है AP, ठीक है। तो वेजिटल पोल पे कम है, एनिमल पोल पे ज्यादा है FGF, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन द लेट ब्लास्टुला, what happened in the early gastrula। अर्ली गैस्ट्रुला में देख रहे हो, ये थोड़ा कंसंट्रेशन कहाँ पे है, VG की साइड में है, ठीक है। अभी आप देखो लेट गैस्ट्रुला में पूरा स्प्रेड हुआ है, बट कुछ और भी प्रोटीन आ रहे हैं साथ में, है ना। रेड वाला यहाँ पे देखो, है ना, रेड, ये रेड वाला है ना। सो ऑरेंज एक्टिव WNT एंड BMP को व्हाइट दिखा रहा है, ठीक है। BMP प्रोटीन व्हाइट से, एंड पिंक है, वो रेड नहीं है, पिंक है, दैट इज कॉल्ड द न्यूरल इफेक्टर जीन। तो न्यूरल इफेक्टर जीन यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा थी, दिस इज कॉल्ड द न्यूरल इफेक्टर जीन। यहाँ पे देखो बहुत ही कम हो गई, लोकलाइज्ड हो गई, वेरी लेस, ठीक है, बहुत ही लेस है ना। न्यूरल इफेक्टर जीन begin to expression BMP mRNA is
क्लियर। तो अब ये हुआ क्या यहाँ पे, यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। देयर इज टू साइमल्टेनियस सिग्नलिंग पाथवे, एफजीएफ और डब्ल्यूएनटी। दोनों क्या कर रहे हैं, बीएमपी4 को स्टॉप कर रहे हैं, राइट। तो ये ब्लू जोन था एफजीएफ का, जो कि काफी हाई लेवल में था एनिमल पोल पे एंड मार्जिनल जोन पे। अब देखो येलो कलर से ये जो लाइनिंग है, दिस येलो कलर लाइनिंग है ना, यहाँ पे बहुत ही वीक लाइनिंग थी, यहाँ पे सिर्फ इस सेंटर में येलो लाइनिंग है और यहाँ पे पूरा ये येलो लाइनिंग है। तो येलो लाइनिंग मीन्स डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग इज एक्टिव, डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग इज सॉरी बीएमपी, डब्ल्यू एंटी नहीं बीएमपी, बीएमपी सर। हाँ बीएमपी है ना। जितना स्ट्रॉन्ग येलो है मतलब उतना हाई बीएमपी है, जितना वीक लाइनिंग है दैट इज कॉल्ड एज द। तो ये अर्ली गैस्ट्रोला में भी काफी स्ट्रांग है बीएमपी एंड लेट गैस्ट्रोला में भी काफी स्ट्रांग है बीएमपी। तो बीएमपी इज द एंटागोनिस्ट है ना। अगर बीएमपी रहेगा तो एक्टोडर्म आपका नहीं बनेगा, ठीक है, न्यूरल एक्टोडर्म नहीं बनेगा। तो बीएमपी, हाँ बीएमपी एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं दो फैक्टर, वन इज द एफजीएफ एंड अदर इज द डब्ल्यूएनटी, है ना। तो अगर ये दोनों नहीं है देन बीएमपी4 एमआरएनए विल बी देयर, है ना। तो एमपी4 प्रोटीन वो रहेंगे एंड इफ दे आर बीएमपी4 प्रोटीन इज देयर तो दे विल सप्रेस नॉगिन एंड कॉर्डिन। तो अभी यहां से क्लियर हो गया कि नॉगिन एलोन बाइंड कर रहा है, नॉगिन या तो करेगा या तो कॉर्डिन, सारे फैक्टर नहीं है। तो पीकी वाला ऑप्शन सही था जो वहां पे, अभी क्लियर हो गया आपको, है ना। तो उसमें लिखा भी है देखो, आइदर बाइंड टू बीएमपी4 और इट्स रिसेप्टर, यानी कोई एक फैक्टर ही बाइंड करेगा, ग्रुप ऑफ फैक्टर नहीं बाइंड करेंगे। केवल इंपॉर्टेंट है नॉगिन एंड कॉर्डिन, एफसीएक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड दे आर आइदर बाइंडिंग टू बीएमपी4, नॉगिन है तो बीएमपी4 को बाइंड करेगा या इनके रिसेप्टर को बाइंड करेगा, एंड दस दे आर अफेक्टिंग द न्यूरलाइज expression of neuralized ectoderm. Clear? So Rajlakshmi, Yes, sir. any question from your side? If you want to ask, you can ask. No, speak, no problem. No, just give interactive message. अच्छी slide है ना, clear समझ में आ गया। And now Okay. Chalo, no problem. So, what is the organizer? We'll just again come back to the basics of the organizer, because understanding the basic is our motto. Our motto is not to develop fault information, right? Rather than correct information with the discovery and all that thing. So, organizer is what? This is a embryonic tissue that discovered by the Spearman, and that's why he was awarded Nobel Prize in 1935. So what is the importance of this organizer, this embryonic tissue? So this is going to organize everything. That's why in the layman's language, if Spearman called it as a organizer, because this is going to organize the surrounding tissue to develop an embryonic. The embryo complete development depends on the organizer. So now the next question is that if the organization is transplanted over other embryo tissue, so what will happen, right? So the fate will be same fate. The fate is not going to change. This is the beauty of organizer, जैसा कि हमने अभी देखा. So the technique of transplanting this organizer to other place is called as the transplantation. Transplantation we can do with the blastula or even the gastrula, where small portion is cut off and inserted into suitable place in the embryo. The embryo from which a part of tissue is taken is donor, and the embryo to which part is transplanted is called as the host. So reaction occurring between the donor to host. So the transplanted tissue is known as graft.
So what we are talking, organizer graft from donor to host, not recipient, host, donor to host, and we are getting the same fate. Clear? So Spearman experiment, he scratched out the cells of the dorsal lip of blastopore. यहीं पे वो ऑर्गेनाइजर था जिसको कि नाम दिया गया, वो आपने डायग्राम में देखा होगा, वो ऐसे होती है डायग्राम, लिप जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल लिप. ठीक है, ब्लास्टोपोर में जानते हो पूरा कैविटी होती है ना, एक ऐसा लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल लिप. यहीं पे ऑर्गेनाइजर लोकेटेड है. तो स्पेरमैन ऑब्जर्व दैट कि व्हेन दिस पोर्शन वाज ग्राफ्टेड, अभी हमने एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड यूज किया, राइट, व्हेन दिस डॉर्सल लिप वाज grafted from donor to host, then they are going to form the what, early gastrula से ट्रांसफर किया न्यूट के दिस स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू नियर द लैटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, है ना, जो दूसरा फेज था, दूसरा एम्ब्रियो था अर्ली गैस्ट्रुला का, वहां पे ट्रांसफर किया. एंड दिस वाज वेरी नियर टू लैटरल लिप, यहां भी लिप के करीब ही किया. ठीक है ना, जैसे डॉर्सल लिप होता है, वेंट्रल लिप हुआ, डॉर्सल वेंट्रल दो ही पोर्शन होते हैं. ठीक है ना, तो वेंट्रल लिप पे किया यहाँ पे. तो देन दे ऑब्जर्व दैट देयर आर टू नोटोकॉर्ड, सेकेंड नोटोकॉर्ड एंड सोमाइट वाज डेवलप्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सीएसआईआर ने कम से कम इस पे 5-7 बार क्वेश्चन पूछा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कोई पढ़ता नहीं है, इतनी जल्दी में होते हैं सीएसआईआर के बच्चे, सोचते हैं कौन सा ग्रुप ज्वाइन कर लें, है ना, रट लें सारे क्वेश्चन को. एक तो बच्चा ही था मेरे साथ पिछला, उसने लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चन के आंसर रट लिए थे, एंड उसका 7th 8th अटेम्प्ट हो गया. आज तक उसका सीएसआईआर का एबीसी भी नहीं क्लियर हुआ. जीआरएफ छोड़ दो, एलएस भी नहीं क्लियर हुआ. राइट, एलएस या जीआरएफ का मैटर नहीं होता, मैटर होता है कि हाउ मच इंफॉर्मेटिव यू आर, है ना. एग्जैक्ट लॉजिक शुड बी डेवलप्ड दैट दे आर, इफ दिस graft was from dorsal lip and then in the early gastrula near the lateral loop, lateral lip. तो एक तो लिप बना ही रहा है नोटोकॉर्ड सोमाइट, बट आपने जो कि ग्राफ्ट किया यहाँ पे, दिस इज द सेकेंड ग्राफ्ट, मतलब सॉरी फर्स्ट ग्राफ्ट, है ना. तो ये फर्स्ट ग्राफ्ट है. तो एक तो यहाँ ओरिजिनल बनेगा, ओरिजिनल. तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ डेवलप कर सकते हैं कि मान लो साइमल्टेनियसली हमने 3 ग्राफ्ट कर दिए, राइट, ग्राफ्ट 1, ग्राफ्ट 2, ग्राफ्ट 3. तो फाइनली कितना नोटोकॉर्ड सोमाइट बनेगा? तो ऑलवेज +1. So 4. हाँ, टोटल 4. 3 तो ग्राफ्ट किया, 1 ओरिजिनल. ठीक है, 1 विल बी एक्सीडिंग, राइट. So it induces the host ectoderm above the location of the graft to form a neural groove. So this neural groove was made out totally of host cells. ठीक है ना. So normal development जाएगी but extra होगा. So it underwent normal development forming a neural tube at first and then a central nervous system. But second notochordal somaid भी आ गया, थोड़ा extra nervous system हो गया. But there will be no interference in the neural induction, right? So the role of dorsal blastopore lip of the blastula was recognized as a phenomenon of neural induction because this was having the capability to induce the formation of neural plate. तो एक नोट कर लो, 2-3 इंफॉर्मेशन निकल के आ गई. डॉर्सल blastopore lip, right, they are going to induce neural plate formation. Neural plate formation, ठीक है, neural plate formation. So obviously अगर आपने E graft किया, first graft, so this will be going to create second nervous system. Second nervous
system. ठीक है. So this influence of one structure in the formation of another structure called embryonic induction. Embryonic induction. ठीक है. तो induction इसको कहते हैं. What is the primary organizer? Spemen transplanted this portion only graft taken from the dorsal lip of the blastopore only. है ना. This was the only portion. ग्राफ्ट तो उन्होंने सारे लिए होंगे बट वो तो फाइनल एक्सपेरिमेंट में वही दिखाएंगे जो सक्सेसफुल था. सो ओनली ग्राफ्ट दैट वाज फॉर्मिंग द एडिशनल पेयर ऑफ न्यूरॉन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाज ओनली द डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर. ठीक है. तो इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर टू कॉज इंडक्शन प्रोडक्शन ऑफ टोटल एम्ब्रियो दैट स्पेमन कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजर. स्पेमन गैव दिस डायनामिक रीजन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस इन formation of neural ectoderm. ठीक है. Now it has been observed that there is additional organizer called as the secondary, tertiary and quaternary organizer. क्या नाम है इसका? Secondary, tertiary and quaternary. So this depends on the stages of gastrulation. है ना. The more stages of gastrulation, तो ये ऑर्गेनाइजर का रोल चेंज होता रहता. पहला बिफोर गैस्ट्रुला ब्लास्टुला में था ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर. अभी समझ में आया? प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहाँ था? ब्लास्टुला में. ब्लास्टोडर्म ब्लास्ट है ना, लिप्स हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं भाई, है ना. ब्लास्टोपोर लिप्स है ना, वो सारा यूज कर रहे हैं. बट गैस्ट्रुला में अब जैसे फेज आया तो नाउ यू कैन सी सेकेंडरी और ज्यादा गैस्ट्रुलेशन में आया. दिस इज अर्ली गैस्ट्रुला. मेरी राइटिंग माशाअल्लाह है. तो टर्सरी थोड़ा लेट है ना गैस्ट्रुलेशन. तो ये सारा होता रहेगा. तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगा. टर्सरी एंड क्वाटरनरी दोनों आएंगे लेट गैस्ट्रुलेशन में. ठीक है जी. ओके. सो एक तो ये क्लियर हो गया कि ब्लास्टुला में प्राइमरी ऑर्गेनाइजर था एंड दैट्स व्हाई gastrulation must be continue to form the different kind of organ. So what is the role of these organizations? These organizations have a role in development of different organ system. Different organ system. ठीक है ना. हाँ. So there is a sequence of secondary, tertiary, quaternary organization. This is a sort of chain of command, right? Chain of command, and finally this is given to this primary organizer. ठीक है. तो chain of commands, this is called the chain of commands, जो कि दिया जा रहा है primary organizer को. So these developed tissue then work together, and another tissue in rotation induces it to final development. In other words, what you can say, one tissue gives the stimulus for the development of other tissue subsequently. This is called the specification, patterning, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. Now structure of organizer. Now you can see organizer has a special region. Each region has the capacity to induce development of a specific organ. तो अभी आपने देखा कि अगर एंटीरियर मेसोडर्म को डाल रहे थे तो हेड और ब्रेन आइज बन रहा था. दैट इज कॉल्ड द हेड इंडक्टर. और जो पोस्टीरियर मेसोडर्म था जब उसको हम डाल रहे थे तो वो ट्रंक टेल बन रही थी. दैट वाज कॉल्ड द ट्रंक इंडक्टर. व्हाट इज द हेड इंडक्टर? हेड इंडक्टर इज एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉर्डोमेसोडर्म बिकॉज इट इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ हेड ऑर्गन. हेड इंडक्टर में भी एडिशनली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रीजन्स. ठीक है ना. तो बहुत सारे इसमें रीजन्स हो सकते हैं, जैसे आर्केनोसिफेलिक इंडक्टर जो कि प्रोजन सेफ्लान बनाती है, आइज बनाएगी एंड नोज बनाएगी. ठीक है ना. तो ये हो गया आर्केनसिफेलिक इंडक्टर. आर्केनसिफेलिक ये क्या बनाएगी भाई? ये बनाएगी आइज, नोज और ब्रेन. ब्रेन को ही बोलते हैं प्रोजन सेफेला. ठीक है ना. फ्रंट ब्रेन. ठीक है. सेकंड हो गया ड्यूटेरेनसिफेलिक. ड्यूटेरेनसिफेलिक
टेरेन सिफेलॉन। अब ये क्या बनाएगी भाई, हाइंड ब्रेन एंड ईयर, हाइंड ब्रेन ऑब्लिक ईयर। Okay ji. So trunk inductor, the later part of the cardo-mesoderm function as a trunk inductor. It induces the development of trunk organs and the tail bud. Right. So neural tube under the induction arises from the cardo-mesoderm. ये नोट कर लो, neural tube under induction arises from cardo-mesoderm। ये पहले भी हमने देखा था कि mesoderm का ही पार्ट हमने जब शिफ्ट किया था, है ना, तो वो मेसोडर्म का ही पार्ट था, एंटीरियर मेसोडर्म, जो कि डेवलप कर रहा था ये आईज, ब्रेन और हेड। ठीक है, तो एंडोडर्म मेसोडर्म कैन नॉट डेवलप इनटू न्यूरल ट्यूब अंडर दिस सिस्टम। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि केवल क्या बन रहा है, न्यूरल ट्यूब, बट एंडोडर्म मेसोडर्म कैन नॉट डेवलप इनटू द न्यूरल ट्यूब अंडर दिस सिस्टम। तो दे रिक्वायर एडिशनल स्टिमुलस, दे रिक्वायर एडिशनल स्टिमुलस to develop ectoderm and mesoderm. Therefore, the ectoderm has competence. Ectoderm has competence to develop into neural tube, but the ectoderm and mesoderm do not have the competence to develop the neural tube. ठीक है, तो ectoderm has the competence to develop into neural tube, but the endoderm and mesoderm do not have the competence to develop into the neural tube. तो ये क्लियर हो गया, cardo-mesoderm is forming neural tube, but finally ectoderm ये तो इंड्यूस हो गया कार्डोमेसोडर्म, बट ectoderm को इनको सपोर्ट चाहिए, मतलब इंटरेक्शन विद अदर टिश्यू। तो फाइनली इनको ectoderm का सपोर्ट मिलता है, देन दे आर फाइनली डेवलपिंग इनटू द न्यूरल ट्यूब। जबकि मेसोडर्म की इंटरेक्शन कराओगे तो दे आर नॉट गोइंग टू डेवलप इनटू द neural tube. That's why this is called as the competence. Word competence is used because cardo-mesoderm का तो final fate neural tube बनाना ही है, but they need the competent factor. Competent factor is the ectoderm, not right से लिख लो, हाँ, meso endo, no meso and not endo। तो competence ये हुआ, कॉम्पिटेंस ये हुआ। ठीक है बेटा, so this was called as the competence. The competence means sum of the ability of enzyme complement of the embryonic cell to adapt to a particular ratio of metabolites. So when the ectoderm of amphibian embryo is transplanted from various developmental stage of blastula to early neurula, it gradually loses neural competence। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ectoderm of amphibian embryo, अगर ectoderm को आपने ट्रांसप्लांट किया, ectoderm कहाँ से, amphibian embryo, इसको ट्रांसप्लांट किया ब्लास्टुला टू अर्ली न्यूरुला, तो नहीं डेवलप हुआ, नो डेवलपमेंट। क्यों? बिकॉज विद एज, विद यहाँ पे लिख लो, विद एज एक्टोडर्म लूजेज इट्स कॉम्पिटेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म पहले था ना, अभी इसके पहले लेक्चर में बताया आपको स्लाइड में कि एक्टोडर्म वाज हैविंग द कॉम्पिटेंस रादर देन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, विद एज एक्टोडर्म लूजेज कॉम्पिटेंस। ठीक है, एज के साथ उसने लूज कर दिया, देन इसको कहेंगे कॉम्पिटेंस। एज के साथ जो चली गई, अर्ली में था तो था, दे वेर रिस्पॉन्डिंग, है ना, inductive stimulus of cardo-mesoderm in the early phases, but later on they loses this competency। और लेट स्टेज में अगर आप ये करोगे तो इसीलिए आपने देखा वो WNT है ना, कहीं पे हाई था ज़्यादा, है ना, कहीं पे BMP ज़्यादा था, तो these factors are actually controlling the competence। So therefore an isolated ectoderm unexposed to neural induction and ectoderm transplanted too late differentiate into
एपिडर्मिस ओनली। तो यहाँ पे देखोगे लेट वाला अगर लिया तो केवल एपिडर्मिस बनेगा, नो ectoderm. So late neural epidermis no longer convertible into neural tissue, become competent to respond to other inductor under influence of eye vesicle, hindbrain, forebrain respectively. Differentiate into lens, ear vesicle, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस इज ए टाइम लिमिटेड फिनोमिनन, ठीक है, विद ए बिगिनिंग एंड इट्स हैविंग एन एंडिंग, है ना। तो एज द एज ऑफ द एम्ब्रियो एडवांसेस कॉम्पिटेंस ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर गेट ग्रेजुअली रिड्यूस। तो ये इसका ये भी देख लो, दिस इज द समरी चार्ट, ये पूरा है ना। एज सुन एज कैसे एक्सिस डिसाइड होता है इसमें बता रहे हैं, हाउ द एक्सिस इज गोइंग टू डिसाइडेड, ठीक है। तो अभी डॉर्सल पोर्शन में देखोगे तो DSH इज एट हाई लेवल, DSH एट हाई लेवल। जैसे स्पर्म आया तो ये मतलब अनफर्टिलाइज एग है, उसमें आपको DSH बता दे रहा, मतलब अनफर्टिलाइज एग में यू कैन डिसाइड कि व्हाट इज द डॉर्सल पोर्शन विच इज द वेंट्रल पोर्शन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद तो और क्लियर जाती है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद और क्लियर जाती है। तो आप यहाँ पे बड़ा क्लियर देख सकते हो कि आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म दिस इज क्लियर डिमार्केशन, ये पोर्शन तो क्लियर बता रहा है कि दिस इज साइड इज वेंट्रल, और अपोजिट साइड जहाँ पे DSH एक्यूमुलेट है दिस इज द डॉर्सल, ठीक है ना। अब ये देखो स्पर्म जैसे फर्टिलाइज हो गया, कॉर्टिकल रोटेशन हो रही है ना, तो ये इधर मूव कर रही है। अभी आप देखो DSH यहाँ पे था, ये मूव करके चला गया ऊपर की तरफ, तो ये ज़्यादा क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया D का मतलब डॉर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखो पूरा शो करना है, इनर साइटोप्लाज्म एंड देन स्लो ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉर्टिकल रोटेशन। अब यहाँ पे देखोगे WNT mRNA सिग्नलिंग स्टार्ट हो गई, DSH है, GVP है, काइनेसिन है, माइक्रोट्यूबुल है। तो दे आर माइक्रोट्यूबुल, मैंने कल भी बताया था, माइक्रोट्यूबुल एंड फिलामेंट इज प्लेइंग ए ग्रेटर रोल इन दीज रोटेशन, फास्ट ट्रांसपोर्ट ऑन द माइक्रोट्यूबुल्स, स्लो ट्रांसपोर्ट बाय कॉर्टिकल रोटेशन। तो कॉर्टिकल रोटेशन में स्लो ट्रांसपोर्ट रोटेशन हो रही है बिकॉज देयर इज नो माइक्रोट्यूबुल। यहाँ पे क्या है, माइक्रोट्यूबुल है, काइनेसिन है, माइक्रोफिलामेंट्स है, तो दे आर मूविंग रैपिडली, फास्ट ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे डार्सल एनरिचमेंट ऑफ DSH एंड GBP ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना, GBP। तो ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये डिग्रेड होगा, डार्सल इनहिबिशन ऑफ GSK3, राइट। तो DSH GBP यहाँ पे ज़्यादा हो गया, डार्सल इनहिबिशन ऑफ GSK3, बीटा कैटेनिन डिग्रेडेड। अब बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग इस साइड में, वेंट्रल साइड में पूरा डिग्रेड हो गया, डार्सल साइड में अच्छे से एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। तो GSK3 एक्सप्रेस हुआ वेंट्रल में, GSK3 अच्छे से इनहिबिट हुआ डॉर्सल में। तो GSK3 एंड बीटा कैटेनिन का अपोजिट रोल है, दोनों दुश्मन है। GSK3 रहेगा तो बीटा कैटेनिन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हाँ, DSH एंड GBP बाइंड टू एंड ब्लॉक द डिग्रेडेशन ऑफ बीटा कैटेनिन ऑन डॉर्सल साइड, ठीक है। उसका सेम रिएक्शन उल्टा होगा ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज द complete information in which WNT, DSH, GVP and then GSK3. GSK3 is the final player who is deciding the beta catenin stability or its degradation, right. So dorsal enrichment of beta catenin, no beta catenin in the ventral side, beta catenin rich in the dorsal nuclei, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि बीटा कैटेनिन जब बनेगा तो वो क्या करेगा, TCF प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, तो वो ज़्यादा प्ले करता है फर्दर डिफरेंशिएशन में, इस रोल में। तो आपको ये समझ में आएगा कि हाउ द डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस इज डिसाइडेड बाय दिस ऑर्गेनाइजर सिग्नलिंग ऑफ DSH, GBP, है ना, WNT एंड देन GSK3, फाइनली बीटा कैटेनिन, ठीक है ना। एक दूसरी पाथवे बड़ा इसमें पूछा जाता है CSR में, दैट इज द न्यूकोप सेंटर। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट न्यूकोप सेंटर इज बेसिकली बिलोंग टू TGF बीटा। तो आपने देखा होगा TGF सिंगल ट्रांजक्शन से काफ़ी क्वेश्चन है ना। तो एक्चुअली व्हाट दे वांट टू आस्क, वो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि न्यूकोप सेंटर का नाम लेंगे तो इजीली सब लोग आंसर कर देंगे। तो वो क्या करते हैं, TGF बीटा बताओ क्या है इसका, इस मैड 2 के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है।
है ना, तो वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आपको. दिस इज ए पैराक्राइन फैक्टर एंड दिस प्रोटीन इन द डार्सल मोस्ट वेजिटल सेल इंड्यूसेस द सेल इन द डार्सल मार्जिन एबव देन टू एक्सप्रेस. तो TGF बीटा फैमिली एक्टिवेटेड, जिसे वहाँ WNT थी, है ना. WNT जब एक्सप्रेस हो रहा था तो वो क्या कर रहा था, नॉगिन कॉर्डिन हो रहा था, तो BMP को इनिबिट कर रहे थे. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, TGF बीटा SMAD2/4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना. तो विच देन बाइंड टू प्रोमोटर ऑफ द ऑर्गेनाइजन जीन एंड कोऑपरेट विद ट्विन एंड साइमोइस टू एक्टिवेट देम. वो इनसाइड द न्यूक्लियस जाएंगे, ये आप देख सकते हो, ये पूरा ये हमने वहाँ दिखाया था. बीटा कैटेनिन डिग्रेडेड, बीटा कैटेनिन स्टेबलाइज. तो अब यहाँ पे अलग फैक्टर कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे TCF प्रोटीन्स है ना. साइमोइस ट्विन जीन यहाँ पे रिप्रेस हो गया, ठीक है. लेकिन जहाँ पे बीटा कैटेनिन ज़्यादा था वहाँ पे क्या हुआ, बीटा कैटेनिन ने बाइंड किया, जो इनहिबिटर थे TCF3 प्रोटीन के ऊपर, उनको बाइंड किया. फिर ये पूरा प्रोमोटर एक्टिवेट हो गया. प्रोमोटर जब एक्टिवेट हुआ तो पूरा जीन ट्रांसलेट हो गया. वो कौन सी जीन थी, सियामोइस ट्विन जीन, ठीक है ना. तो सियामोइस एंड ट्विन प्रोटीन ये बना एंड देन दे आर गोइंग टू बाइंड अलॉन्ग विद द SMAD2/4 TGF बीटा फैमिली पैराक्राइन फैक्टर. और जब ये बाइंड करेंगे, कौन, सियामोइस एंड ट्विन अलॉन्ग विद द SMAD2 and 4, दोनों जब मिल जाएंगे, दोनों दोस्त, है ना, इंडिया और अमेरिका, तो ये बनाएंगे ऑर्गेनाइजर जीन, कॉर्डिन, नोगिन और गोज स्क्वायर्ड. तो दो दोस्त मिल गए तो चाइना की हालत ख़राब, और ये सारे बन गए दोस्त. जितने और बाकी छोटे छोटे कंट्री थे हमारे देश में वो सारे, सऊदी अरबिया ये वो सारे दोस्त बन गए, ठीक है ना. इजराइल सारे दोस्त थे हमारे. तो ऑर्गेनाइजर जीन, कॉर्डिन, नोगिन, ये सारा बन गया. तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ऑर्गेनाइजर प्रोटीन बन गया. अब ये ऑर्गेनाइजर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर हैं, जो कि मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि हाउ दे आर कंट्रोलिंग द न्यूरल एक्टोडर्म फॉर्मेशन, ठीक है. वो सारा पहले से एक्सप्लेन कर दिया था. तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर याद भी हो जाएगा आपको अच्छे से. तो बाकी मैं और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. बोर तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि तो कोई इन्फॉर्मेशन है ना. बहुत जगह कनेक्टिविटी मिलती है, बहुत जगह नहीं मिलती है. तो अगर आपको कनेक्टिविटी मिल रही है देन यू शुड गो ऑन, और कनेक्टिविटी नहीं मिल रही तो डेवलप करो. जैसे मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं भी 10 बुक पढ़ता हूँ यहाँ वहाँ, दिन भर माथा ख़राब करता हूँ कि भाई ये पढ़ लो वो पढ़ लो. कहाँ से ऑर्गेनाइजर में मुझे खुद ही क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये पोर्शन वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो क्या बनेगा, है ना, 2 बार शिफ्ट कर दो, 3 बार शिफ्ट कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो. तो एक्चुअल में हमने सोचा कि यार मतलब कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालूँ एग्जैक्टली. तो अभी इस मामले में मतलब गिलबर्ट का बहुत अच्छा रोल नहीं है. दे हैव नॉट एक्सप्लेन, उसको इतना बल्कि बना दिया, इतना फालतू का एक्सप्लेन कर दिया है कि वो अब ये पढ़ने के बाद अगर आप गिलबर्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी. मतलब वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई. बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 मैटरनल RNA tethered to the vegetal cortex, right, and they are very important for vegetal cell to induce the animal pole to become mesodermal. ऑलरेडी आप जानते हो मेसोडर्म से एक्टोडर्म बनेगा, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, 2 RNA था, 2 RNA ने किसको अटैच किया, वेजिटल कॉर्टेक्स को. वेजिटल कॉर्टेक्स ये कहाँ पे है, एनिमल पोल साइड में. तो एनिमल पोल हो गया मेसोडर्मल. तो अगर कहेंगे एक्टोडर्म कहाँ से रिलाइज हो रहा है, तो एनिमल पोल से एक्टोडर्म बन रहा है, ठीक है. तो ये हाँ, ये ऐसे देखो एनिमल पोल, और ये हो गया वेजिटल. तो वेजिटल में ये पूछा था CS में कि कौन सा RNA यहाँ पे होता है. तो यहाँ पे VG1 RNA, ठीक है, हाँ VG1 प्रोटीन. एंड VG1 जो है वो बन रही है TGF बीटा से. ये नोट कर लो, TGF बीटा से. TGF beta activating RNA and RNA is activating VG1. तो another mRNA encode VG2, VGT, VEG-T, इसको कहते हैं VEG-T. हाँ, VEG1, VEG-T, ठीक है, VEG1, हाँ VEG1, VEG-T. अब ये VEG-T जो है, राइट, दे आर इंस्ट्रक्टिंग एंडोडर्म फॉर्मेशन. एंडोडर्म फॉर्मेशन. तो एंडोडर्म फॉर्मेशन जब होगा तो देन दे आर सिक्रेटिंग मोर एंड मोर TGF बीटा फैमिली प्रोटीन कॉल्ड एज द एक्टिविन.
तो एक्टिविन के बारे में सीएसआर में काफ़ी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिविन। तो अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि एनिमल पोल है, एनिमल पोल क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरा आरएनए है, 2 मैटरनल आरएनए, इसे नोट कर लो, 2 मैटरनल आरएनए, वो नाम बता देंगे बाद में, अभी यहाँ पे नहीं है। 2 मैटरनल आरएनए है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे, एनिमल पोल पे। तो ये एनिमल पोल किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक्टोडर्म में। अब वेस्टल पोल ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंडोडर्म में, एंडोडर्म में, ठीक है। एंडोडर्म कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इन समरी देयर आर 2 प्रोटीन VG1 VGT, वेज टी, VG1 एंड वेज टी, 2 हैं, और ये TGF बीटा कंट्रोल कर रहा है एंडोडर्म फॉर्मेशन में, स्पेशली एक्टिविन। स्पेशली कौन रोल कर रहा है, एक्टिविन, एक्टिन नहीं, एक्टिविन, हाँ एक्टिविन, ये है ना, ये लिखा हुआ है, दीज आर द TGF बीटा फैमिली प्रोटीन, ठीक है। दीज प्रोटीन हैव ओवरलैपिंग फंक्शन। तो एक्टिविन भी है, डायरे है, बहुत सारे सॉरी यू कैन नॉट कंट्रोल नोडल प्रोटीन, ठीक है। चला गया ब्लूटूथ। तो अभी देखो यहाँ पे आ गया वही एक्सएनआर क्या है, एक्सएनआर इज द नोडल प्रोटीन, ठीक है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया, एनिमल पोल, AP, VG में 2 हैं, ठीक है, ठीक है, वेज टी, नहीं VG1 एंड वेज टी, ये दोनों बना रहे हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म इज एक्टिवेटेड बाय एक्टिविन प्लस नोडल रिलेटेड प्रोटीन, नोडल प्रोटीन, वो नोडल प्रोटीन क्या है, XNR 16, समझ गए। अब इनका ग्रेडियंट डिसाइड करेगा कि क्या बनना है। अगर इनका लो कंसंट्रेशन हुआ, ठीक है, लो कंसंट्रेशन वेंट्रली लो कंसंट्रेशन एंड डार्सली हाई कंसंट्रेशन, हाँ, तो ये वेजिटी बीटा कैटेनिन का अपोजिट रोल है, ये समझ लो। ये इसका मतलब ये जो एक्टोडर्म बना वो किसकी वजह से बना, बीटा कैटेनिन हाई, तभी ये बना एक्टोडर्म। ये देखो वेंट्रल डॉर्सल, ये वेजिटी वेज1, यहाँ पे क्या है अपोजिट में देखो, डॉर्सल साइड में बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट हुआ, वेंट्रल साइड में हाई नहीं है बीटा कैटेनिन, ठीक है। सी स्टेज में देखो एक्सएनआर एक्यूमुलेट हो गया, एक्सएनआर का लो कंसंट्रेशन है वेंट्रल में, हाई कंसंट्रेशन है डॉर्सल में, ठीक है। अभी देखो स्टेज 10 में देखो, हाँ स्टेज 10 में देखो, अब ग्रेडियंट ऑफ BMP4 है, यहाँ BMP4 अभी तक नहीं था, अभी तक ये क्या बना रहे थे, एंडोडर्म, ठीक है, और ये बना रहे थे डॉर्सल वाला एक्टोडर्म, ठीक है ना। अभी देखो इनका रोल देखो, अब XNR आ गया, तो मैंने क्या बताया था आपको, XNR एक्टिविन, XNR प्लस एक्टिविन, XNR क्या नोडल प्रोटीन है, हाँ नोडल प्रोटीन, तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, फिर एंडोडर्म को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हाँ वो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजर एक्टिव हो रहा है। ऑर्गेनाइजर में क्या है, मैंने आपको बता दिया, सिग्नल ट्रांसलेशन के थ्रू क्या क्या बन रहा है, नॉगिन और कॉर्डिन, यही ऑब्लिक नॉगिन ऑब्लिक कॉर्डिन, मतलब दोनों में से एक ही एक्सप्रेस होगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, जो कि रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा BMP4 के, और BMP4 को इनहिबिट करेगा, ये इसको इनहिबिट करेगा, हाँ इनहिबिट करेगा, और तब जाके डॉर्सल वाला जो एक्टोडर्म बनेगा वो सक्सेसफुली बनेगा। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ BMP4 XWNT8 वेंट्रल एंड लेटरल मेसोडर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियर है, ये बीटा कैटेनिन, नोडल और ये ऑर्गेनाइजर, यानी बीटा कैटेनिन स्टिमुलेट कर रहा है ऑर्गेनाइजर बनाने में। ऑर्गेनाइजर कौन है, नॉगिन या कॉर्डिन, है ना, नॉगिन या कॉर्डिन, तो ये ऑर्गेनाइजर बन गया, तो ऑर्गेनाइजर बन गया। एंड देन वेजिटी वेज1, अब इनका कंसंट्रेशन हाई होगा तब भी ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, और लो होगा
तो ये वेंट्रल हाँ। मेसोडर्म बनाएंगे। तब मेसोडर्म। ये देखो ना एंडोडर्म बना रहा है ना ये एंडोडर्म, तो वेंट्रल मेसोडर्म ये बना लेंगे एंडोडर्म। ऑर्गेनाइजर क्या बनाएगा? एक्टोडर्म। एकदम क्लियर पिक्चर है, कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीटा कैटेनिन और वेज टी वन है ना, तो नोडल है तो ऑर्गेनाइजर दिस इज कंसिडरेशन हाई, नोडल यहाँ पे लो है तो वेंट्रल मेसोडर्म एंडोडर्म। सिंपल समझो, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। नोडल कौन है? एक्सएनआर का लो कंसंट्रेशन है वेंट्रल, ठीक है, यानी वेज टी वेज वन के साथ। यहाँ पे वेज वन हाई, वेज टी वेज वन हाई, तो यहाँ पे क्या एक्सएनआर लो। तो यही है बीटा कैटेनिन, ये हाई तो ये लो, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ये बना रहा है ऑर्गेनाइजर को। यही यहाँ पे कह रहे हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है ना, चलो तो कल बाकी पढ़ेंगे हॉक्स जीन, उनका एक्सप्रेशन, पैरालॉगस ग्रुप, ये पूरा हॉक्स जीन का कंट्रोल है, ठीक है। अभी एक दिन में पढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, सॉरी हॉक्स जीन से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आता है बता देते हैं। रेटिनोइक एसिड टेरेटोजेनेसिस काफ़ी कॉमन आजकल क्वेश्चन है, 2 साल से 2019 में आया, 2020 में भी आया ये चीज़। जीन टारगेटिंग नॉकआउट को तो हमने पढ़ना ही है, हमने देखा था कि हॉक्स जीन को अगर वो कर दें, डिस्टर्ब कर दें तो पूरा हेड ही गायब हो जाता है। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि कौन सी सिग्नलिंग गई जिससे हेड नहीं बना, है ना। अब आप वो चीज़ समझ पाओगे, हॉक्स जीन एडिशनल आ गया, वो पूरा जीन अरेंज है। वैसे मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा जीन देखो अरेंज है। तो ये देखा साइंटिस्टों ने कि दीज हॉक्स जीन आर कॉमन टू ऑल द एनिमल्स। दिखाता हूँ मैं, इसको कहते हैं पैरालॉगस ग्रुप, है ना। दैट वाई दे वेर कॉल्ड एज द पैरालॉगस ग्रुप बिकॉज दे वेर अरेंज सिमिलरली एंड हैविंग द फंक्शन ऑल्सो। तो ये देखो माउस होक्सा ए, होक्सा बी, होक्सा सी, होक्सा डी, ड्रोसोफिला, ये पूरा कंट्रोल कर रहे हैं होक्सा बनाने में सारा फैक्टर। एब्डोमेन हेड, एब्डोमेन थोरैक्स, ठीक है। तो ये सारा बना रहे हैं। तो ये होक्सा जीन को ज़्यादा समझा गया बिकॉज दिस वेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस जीन्स which were controlling the complete development, means forebrain, midbrain, hindbrain, cervical, thoracic, spinal cord, सब कुछ इन्हीं के कंट्रोल में है। This is called as the black box of the animal development। कौन सा? हॉक्स जीन। यहाँ पे देख रहे हो इन्होंने क्लासीफाई किया। आगे वाला क्या है? अर्ली एंटीरियर हाइंड ब्रेन ट्रंक, दिस इज द पोस्टीरियर जोन। तो यहाँ पे देखोगे लो रेटिनोइक एसिड रिस्पॉन्स है कहाँ पे? पोस्टीरियर साइड में। हाई रेटिनोइक एसिड रिस्पॉन्स है अर्लियर साइड में। यानी रेटिनोइक एसिड इज ए मार्फोजेंस। तो जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और हाई लेवल में विटामिन ए लेती हैं उनके साथ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि रेटिनोइक एसिड सीधे हॉक्स जीन तो सब में है, ड्रोसोफिला में भी है, माउस में भी है, ह्यूमन में भी है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई तो विटामिन ए ज्यादा लेने से क्या ब्रेन अच्छे से डेवलप होगा? ना एबनॉर्मल हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एबनॉर्मल यही इसी को बोलते हैं टेरेटोजेनेसिस ना। टेरेटोजेनेसिस मीन्स व्हाट? मीन्स एनी ड्रग दैट इज एक्सपोज्ड in the extra concentration, then they are going to disturb this anterior posterior axis formation. You can see this is written here, abnormal differentiation of their axial structure. तो कल मुझे लगता है पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आज ही हमने उसको कवर कर दिया है। थोड़ा सा और बता देते हैं बाय द एग्जाम्पल। जैसे होक्सा 3 जीन को डिस्टर्ब करेंगे तो होक्सा 3 जीन देखो 1 2 3 है ना, यहाँ पे होक्सा जीन को डिस्टर्ब कर दिया। नाउ कैन सी 1 2 3 4 एडिशनल कुछ एबनॉर्मलिटीज हो रही है, एक्स्ट्रा है ना, उसको कर दिया डिफरेंस इनेबलिंग दिस सेल टू डिफरेंशिएट एंड proliferate इनटू नेक कार्टिलेज ग्लैंड दैट फ्रॉम द 4th and 6th pharyngeal pouch। तो होक्सा 3 जीन को बाद में इसी म्यूटेशन से पता चला कि दे आर कंट्रोलिंग समथिंग डिफरेंट थिंग।
तो ये होक्सा के बहुत सारे है ना, जैसे रिप्स का फर्स्ट नंबर वाज गोइंग टू डिस्टर्ब बाय द नॉकआउट ऑफ दिस जीन होक्सा C8। तो ऐसे मोटा मोटा मैंने ले लिया कि होक्सा लंबर, ठीक है। होक्सा 3 ले लिया तो फेरेंजियल पाउच, न्यूरल क्रेस्ट, ये डिस्टर्ब हो गया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा होक्सा आपने डिस्टर्ब किया, तो क्या हाँ वो डिस्टर्ब हुआ। एंड व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस जीन नाउ नॉकआउट स्टडी, मतलब डिफरेंट सेट ऑफ होक्सा जीन्स आर नेसेसरी, यानी दे आर द टीम। पूरा होक्सा जीन क्या टीम है, एंड एज ए टीम दे आर डिसाइडिंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, राइट। तो ऑल द मेंबर, चाहे जो भी वर्टेब्रेट बोलो, मैमल्स बोलो, सब में होक्सा जीन एक ही काम कर रहा है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट सबसेट ऑफ ऑर्गन एंड देयर रीजन डेवलपमेंट। तो अगर कोई भी नॉकआउट करते होक्सा जीन को, तो दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब मोस्ट एंटीरियर रीजन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। तो खास करके एंटीरियर जोन ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, पोस्टीरियर जीन पे उतना इफेक्ट नहीं है। तो आप जो एडिशनल विटामिन ए की बात कर रहे हो, रेटिनोइक एसिड की बात कर रहे हो, इसलिए एंटीरियर पोर्शन पे ज़्यादा वो फर्क डाल रहा है, न कि पोस्टीरियर रीजन पे, क्योंकि होक्सा जीन मोस्टली एंटीरियर पोर्शन को कंट्रोल कराती है। ये देखो, हाई डोज विटामिन ए है, पोटेंट टेराटोजेनिक इफेक्ट, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, हाँ है ना। ये कुछ ड्रग हैं जो कि डॉक्टर दुष्ट होते हैं तो देते हैं। आइसोट्रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंड्रोम इंक्लूडिंग माल फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, थाइमस टुगेदर विद द क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट। देखो पूरा खराब कर दिया, ऐसे डॉक्टरों के पास नहीं जाना जिनको ये ना पता हो कि देना क्या है और कितना कंसंट्रेशन में देना है, ठीक है। वो तो चाहते हैं बीमार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो, तो उनकी अर्निंग से खाली उनको मतलब है। तो दैट इज कॉल्ड एज द, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द टेराटोजेन, कि जितना भी अगर एक्सेस में ले लिया वही चीज़, मिनिमल अमाउंट इज नेसेसरी, बट एक्सेसिव अमाउंट गोइंग टू हैव ए कॉन्जेनाइटल malformation, दैट इज द बर्थ डिफेक्ट। तो ये टेराटोजेन उन्हीं को कहते हैं, दीज आर द दोज केमिकल्स which are going to develop a congenital malformation during the pregnancy। केवल ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ये डिस्टर्ब करते हैं पूरे एम्ब्रियो को, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो रेटिनोइक एसिड पे काफ़ी स्टडी हुई कि रेटिनोइक एसिड इज गोइंग टू चेंज द कंप्लीट फेट of the embryo। तो exogenous retinoic acid application in the mouse embryo in utero can cause certain Hox gene to become expressed in group of cells that usually do not express। जो एक्सप्रेस नहीं होना था हॉक्स, वो भी एक्सप्रेस होने लगा। अब उसका रिजल्ट हुआ कि वो पूरा क्रेनियो डिफेक्ट आ गया, जेनाइटल इफेक्ट आ गया, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो एक टर्म दिया गया क्रेनियो फेशियल डिफेक्ट, मतलब पूरा पूरा खराब हो गया, चेहरा ही खराब हो गया। फिगर दिखाता हूँ, है ना। तो अब इसी तरीके से अगर हॉक्सा 7 को एक्सप्रेस किया गया, है ना, तो भी वही सेम डिफेक्ट आया। तो इसका मतलब क्या है कि दिस रेटिनोइक एसिड वाज एक्टिवेटिंग साइलेंट होक्सा। वो साइलेंट होक्सा कौन था? होक्सा 7, जो कि एक्टिवेट हो गया रेटिनोइक एसिड देने से। ये देखो कैसा खराब हो गया, है ना। ABCD जब नहीं दिया था तो अच्छा था, जैसे दे दिया तो इनका खराब होने लगा। ये देखो खत्म, राइट, पूरा चेहरा ही खराब हो गया, माउथ, जॉ सब खराब हो गया। तो ये है भैया मेडिकल साइंस। मीन्स रेटिनोइक एसिड probably play a role in axis specification during normal development and the source of retinoic acid is probably the node। नोड कल मैंने पढ़ाया था, वो देख लेना वीडियो, ठीक है। तो गिविंग RA एक्सोजेनसली बट मिमिंग द RA कंसंट्रेशन नॉर्मली एनकाउंटर्ड ओनली द पोस्टीरियर सेल। तो वो इंटरनल भी प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोड, नोड प्रोड्यूस करता है रेटिनोइक एसिड। वो अगर एक्सेस हो जाएगा तो दे विल मिमिक दिस एक्सटर्नल RA इफेक्ट, ठीक है। क्लियर तो हो ही गया कि क्या खराब होता है। तो ये देखो, ये भी एक्सपेरिमेंट पूछते हैं, जो मैं अभी बात करके ख़त्म ही किया मैंने। दिस इज द फर्टिलाइज क्लीवेज स्टार्ट, लेकिन हमने क्या किया कि जब क्लीवेज स्टार्ट हुआ तो एक साइड में हॉट नीडल चुबा दिया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सारे सेल डेड हो गए। तो नाउ दे आर आस्किंग कि जब हमने हाफ डिस्ट्रॉय कर दिया
तो क्या ये डेवलप होगा एम्ब्रियो? आधा डेड आधा लिविंग, तो डेवलप होगा। देखो फॉर्म आ रहा है जुलाई में, ठीक है, अगस्त में मतलब सितंबर तक ये सबमिट होगा और होगा दिसंबर में एग्ज़ाम। अब देखो ये नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल ब्लैक सेल्स, ब्लास्टुला ट्रांसप्लांट नॉर्मल ब्लैक सेल टू बेली रीजन। अभी बेली रीजन में क्या हुआ, अब ये वाला जो फेट था वो बेली रीजन में आ गया, तो ये रेड जोन था, ये रेड जोन यहाँ पे आ गया। इसी तरह से ग्लास नीडल से अगर कट कर दो, आधा पोर्शन गायब हो गया, तो क्या इनका नॉर्मल डेवलप होगा? यस, दे विल डेवलप द मिसिंग पार्ट, ठीक है। उसी तरह से वो जो एम्ब्रियो हाफ था जिसको डैमेज किया था, जला दिया था, तो वो भी डेवलप कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। So what a cell become depends on its position in the embryo. Its fate is determined by interacting with the neighboring cells. So if the cell is removed from embryo, the remaining cell can regulate and compensate for missing part. ये बहुत बड़ा क्लियर है, इसलिए ये डेवलप कर गया नॉर्मल में। This is the feature of conditional specification. अब ये एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, देखो अब ये है 4 सेल, कौन सा सेल है ये? 4 सेल है ना। अब हमने क्या किया, एनवाला पटा दिया, एनवाला पटा दिया तो ये चारों सेल को ब्रेक कर सकते हैं, कर दिया ब्रेक। नाउ यू कैन सी, अगर चारों सेल एक साथ थे तो नॉर्मल डेवलप हो रहा था, ठीक है, लेकिन अलग अलग सेल कर दिया। प्लूटो डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल ऑफ ए 4 सेल एम्ब्रियो, तो डेवलप तो हुआ बट इनकी साइज क्या हो गई? चाइनीज हो गई ये चाइनीज डेवलप हो गए ये चाइनीज यही हैं वो एक एक सेल से बने हैं, हम लोग 4 सेल से बने हैं, तो पटक पटक के उनको मारते हैं, ठीक है इसलिए वो भाग जाते हैं। तो वो कोरोना वायरस लेके आए, क्योंकि वो तो अभी ऐसे तो लड़ाई कर नहीं सकते, तो वो कोरोना वायरस लेके आए कि भाई हम अलग अलग सेल से पैदा हुए हैं दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रेस एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोला गया? ड्रेस एक्सपेरिमेंट, नाम याद कर लो, इसके नाम से चौंका देते हैं CSIR में। ड्रेस, S इज साइलेंट, C इज साइलेंट, ड्रेस, ये CH इज साइलेंट, ड्रेस एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने डिस्कवर किया था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, डिस्कवर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ऑलरेडी मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बता चुका हूँ सारा, ठीक है, वो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मोजाइक पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, तो ऑटोनॉमस मोजाइक, ये पहले भी बता चुका हूँ, ऑटोनॉमस ऑलवेज मोजाइक एंड कंडीशनल रेगुलेटिव, कंडीशनल रेगुलेटिव। मतलब मैं इतना पढ़ा देना चाहता हूँ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी से अगर आपको 10 क्वेश्चन मिले, वो 10 के 10 सॉल्व हो, ठीक है ना, कोई भी रह ना जाए, राइट। रेगुलेटिव, हाँ, तो ये सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन इंसेक्ट में होता है, राइट, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज द फंजाई एंड ह्यूमंस। तो ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों सिंसिशियल है ना, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द सिंसिस, हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये लिखा है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर, तो इसमें 2 होते हैं, स्केलेटोजेनिक है, नॉन स्केलेटोजेनिक। इसी को मैंने देखो अभी 2 दिन से मैं प्रचारित कर रहा था, लॉजिक सर्किट ऑफ डेवलपमेंट, अभी आपने पूछ ही लिया तो मैं बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड द लॉजिक सर्किट ऑफ डेवलपमेंट। तो लॉजिक गेट होता है ना, एंड और फिजिक्स में, उसी तरह से ये लॉजिक गेट है। तो उसमें 2 तरह के होते हैं, एक स्केलेटोजेनिक, अभी मैं उसका सर्किट दिखाऊंगा, आप चौंक जाओगे, ये CSIR में एग्जैक्टली वही डायग्राम देके पूछा है, स्केलेटोजेनिक एंड नॉन
है ना, स्केल्टोजेनिक वर्सेस, वो दिखा देता हूँ फिगर, आपको मजा आएगा पढ़ के, फिर मैं आता हूँ इस पे। वो एग्जैक्टली वैसे ही पूछा है, तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो इतना डिटेल में जा रहा हूँ, मैंने भी क्वेश्चन सारे देखे हुए हैं, है ना, सारे देखे हुए हैं क्वेश्चन, तब मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ पढ़ाओ नहीं तो। हाँ ये देखो मैटरनल फैक्टर है, अभी हमने डिस्कस किया ही था इसको। ये देखो ओटीएक्स बीटा कैटेनिन ऑलरेडी पढ़ लिया, इसने क्या एक्टिवेट किया दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, दैट इज कॉल्ड PAMR1, है ना, इसने इनहिबिट किया HC, ठीक है, HC। अब इसने क्या किया, अगर ये एक्टिवेट हुआ तो इसने इनहिबिट किया डेल्टा को, डेल्टा ने, अगर ये डेल्टा इनहिबिट हो गया तब तो नहीं जाएगा, नॉन स्केल्टोजेनिक नहीं बनेगा, लेकिन अगर डेल्टा एक्सप्रेस हो गया तो नॉच को बाइंड करेगा, किसको, नॉच रिसेप्टर को, नॉच रिसेप्टर को बाइंड करके ये नॉन स्केल्टोजेनिक फॉर्मेशन करेगा। और जबकि माइक्रो, ये एनिमल पोल है याद रखना, ये एपी है, ये वेज 2 है, मैक्रोमियर्स, ठीक है ना, नहीं वेज, ये एपी नहीं है, ये वेज का ही पार्ट है, वेज 2 पार्ट में हो गया, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स, ठीक है, मैक्रोमियर्स। हाँ। अब इसको कंट्रोल कर रहा है ओटीएक्स और बीटा कैटेनिन, ओटीएक्स तो नहीं ज़्यादा पॉपुलर है, बीटा कैटेनिन ही पॉपुलर है ना, दैट इज कॉल्ड एज द मैटरनल फैक्टर, बीटा कैटेनिन इज द मैटरनल फैक्टर, जो कि कंसंट्रेट होता है वेजिटल पोल में, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, सिर्फ ये वेजिटल पोल का है सर्किट, ये सर्किट किसका है, वेजिटल पोल का। तो मतलब आप एक एक चीज़ को देख सकते हो, LX, TBR, ETS, डेल्टा, ये सारे मिलके बनाएंगे आपके नॉन स्केल्टोजेनिक, ठीक है। तो ये सारे इनहिबिटर शो कर रहे हैं कि अगर ये एक्टिवेट हो गया तो इसने सबको इनहिबिट कर देना, LX को भी, TBR को भी, ETS को भी, डेल्टा को। यहाँ PMR ऑलरेडी सप्रेस है, और इनका लिंक देखो यहाँ पे शो कर रहा है, HC और PMR का लिंक यहाँ पे है, जिसको कंट्रोल कर रहा है बीटा कैटेनिन। तो आपको बताया था वेस्टल पोल भी ज़्यादा होता है बीटा कैटेनिन, इसलिए वो सारा सर्किट चला रहा है, तो वो अकेला ही दोनों को डिसाइड कर दे रहा है। दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर LX1 इज फॉर्मिंग स्केल्टोजेनिक जीन्स, उनको एक्टिवेट कर रहा है, और नॉच के थ्रू नॉन स्केल्टोजेनिक, तो इस तरीके से दोनों एक्टिवेट हो जा रही हैं, ठीक है ना। तो जीन एक्सप्रेशन पैटर्न यू कैन सी हियर, एंड U मीन्स यूबिक्विटस एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, U मीन्स यूबिक्विटस ट्रांसक्रिप्टिंग फैक्टर, ठीक है। तो if PMR is not activated then HC gene product shut down all the स्केल्टोजेनिक, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, है ना। तो PMR is not activated here, तो ये क्या बना दिया, HC gene product shut down the स्केल्टो, इसको शट डाउन किया इसने, इसको शट डाउन किया, यहाँ पे सारा चल पड़ा, ठीक है ना। PMR एक्टिवेटेड नहीं है, PMR एक्टिवेट हो गया तो उल्टा है पूरा, यहाँ से संबंध इसका है, ये एक्टिवेट हुआ तो इसने डेल्टा को एक्टिवेट किया, नॉच को बाइंड किया, नॉन स्केल्टोजेनिक एक्सप्रेस हुआ, और इधर कंट्रोल हुआ तो इसने इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। डबल, इसको कहते हैं डबल नेगेटिव। PMR एनकोड रिप्रेसर ऑफ HC विच टर्न एनकोडर रिप्रेसर, there is several gene involved in micromer specification, LX, TBR, ETS, gene encode signaling protein delta which are under control of HC. The micromer were activated, PMR protein represses HC repressor, the micromer specification signaling gene are active in the waste cell, PMR is not activated and the HC gene product shut down the स्केल्टोजेनिक जीन। बस यही जानना आपको, यहाँ पे सिर्फ नॉन स्केल्टोजेनिक है, स्केल्टोजेनिक यहाँ पे बंद है, केवल एक ही है, मतलब PMR की एक्टिविटी पे, PMR इज नॉट एक्टिव तो नॉन स्केल्टोजेनिक बनेगा, जबकि स्केल्टोजेनिक को बंद कर दिया इसने, नोट कर लो, PMR एक्टिव तो स्केल्टोजेनिक को बंद कर देगा वो सीधा सीधा, PMR नॉट एक्टिव तो नॉन स्केल्टोजेनिक बनेगा, स्केल्टोजेनिक को बंद करेगा। बस एक लाइन याद कर लो, बाकी तुम सेट कर लोगे, ठीक है।
और PMR इज अंडर कंट्रोल ऑफ बीटा कैटेनिन. बीटा कैटेनिन इज accumulated, हाँ, PMR activated by beta catenin, activated by beta catenin, है ना. ठीक है जी, कितना बढ़िया स्लाइड है ना. ये 2008 का डेटा हमने लिया. ये CSR में पूछा है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको. मैं देख के हैरान था पहले. अभी देखो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब क्या है, इसको लॉजिक सर्किट क्यों बोला गया, बिकॉज अगर जीन ए एक्टिव तो जीन बी इनहिबिटेड, जीन बी एक्टिव तो जीन ई इनहिबिटेड, जीन डी इनहिबिटेड, जीन सी इनहिबिटेड. यानी यहाँ पे देखो इसका मतलब लिखा गया, इफ ए इज एक्टिव तो बी नॉट एक्टिव. ये एक्टिव नहीं है बट ये सारे एक्टिव हैं. सी डी इज एक्टिव. यानी क्या इसको कंक्लूड कर सकते हैं, रेगुलेटरी जीन कौन सा है यहाँ पे, ए. रेगुलेटरी जीन कौन सा है, ए, जो कि सबको कंट्रोल कर रहा है. अब यहाँ पे सेकंड सीन में देखो, अगर ए को इनएक्टिव कर दिया तो बी एक्टिव, और बी एक्टिव है तो इसने सबको इनएक्टिव कर दिया. हाँ, जैसे राहुल गांधी अगर एक्टिव हैं तो सारे देशभक्त इनएक्टिव हो जाएंगे. है ना. ऐसे लॉजिक लगा लो. यही लॉजिक गेट है कि राहुल गांधी अगर एक्टिव हैं, मोदी अगर एक्टिव नहीं है तो राहुल गांधी एक्टिव हैं, तो फिर सारे देशभक्त गायब. ठीक है, अगर मोदी एक्टिव है तो सारे देशभक्त एक्टिव हो गए. ठीक है. तो दिस इज कॉजिंग द डिफरेंशिएशन. जीन सी कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन ए. तो जीन ए रेगुलेट कर रहा है डिफरेंशिएशन सी को, और रेगुलेटरी जीन बी भी रेगुलेट कर रहा है डिफरेंशिएशन सी को. तो सी इज रेगुलेटेड बाय बोथ ए एज वेल एज बी. इसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड सर्किट. फीड फॉरवर्ड सर्किट जीन प्रोडक्ट. कल लोग वीडियो देखेंगे ना बेहोश हो जाएंगे. क्योंकि अब उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है. वो भगा भगा के देखते हैं, मुझे पता है वो क्या करते हैं. मेरे पास रिकॉर्डर है, मैं सारा एक्टिविटी चेक कर सकता हूँ, किसने कितने आवर्स पे देखा, कितना टाइम दिया. मैंने देखा जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं मुश्किल से भगा भगा के देखते हैं. 15 मिनट्स में सारा वीडियो देख लेते हैं 2 घंटे का. तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट दे आर लर्निंग. फीड फॉरवर्ड कर रहे हैं वो. फीड फॉरवर्ड सर्किट कर रहे हैं. वाई फीड फॉरवर्ड सर्किट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज एम्पलीफाइंग द जीन इफेक्ट इन वन डायरेक्शन. ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. एम्पलीफाइंग जीन इफेक्ट इन वन डायरेक्शन. इन वन डायरेक्शन. ठीक है. एम्पलीफाइंग जीन, हाँ, एम्पलीफाइंग जीन इफेक्ट इन वन डायरेक्शन. लिख लिया. बाकी तो आपको कुछ बता ही चुका हूँ सर. डेल्टा उल्टा वाला सब बता चुका हूँ. कल डिस्कस करूँगा. कल ही करेंगे. कल ये डिस्कस करेंगे ड्रोसोफिला में रोल ऑफ मैटरनल इफेक्ट जीन. उसमें बैकवर्ड, हंचबैक, नैनोज, पेयर सेगमेंट, है ना, ये सारा बताएंगे. म्यूटेंट फिनोटाइप, प्रपोज्ड फंक्शन, टार्सो, नैनो, कॉडल, उनका कंसंट्रेशन, पोस्टीरियर, एंटीरियर, P53. कल सारा बताएंगे. ठीक है. अच्छा, वो तुमने क्लास किया था मिश्रा सर वाला? मिश्रा सर वाला क्लास किया था सर? उस दिन मेरा जब टाइम था ना, नेटवर्क बहुत डाउन हो गया, फिर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई. उनका फीडबैक लेना था. अक्षिता से पूछना. अक्षिता से पूछना. हाँ, ठीक है सर आपने रिकॉर्डिंग अपलोड भी नहीं किया क्लास का. अच्छा, वो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई. अच्छा, नहीं हुई. ओके, मैं भूल गया फिर. चलो, वो तुम मुझे पहले मैसेज देती थी ना कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं भूल जाता था. कर लेता था. जाता है जब मैं मॉर्निंग को देखती हूँ तो मैं. हाँ, नहीं मैसेज डाल दिया करो. ठीक है, बहुत अच्छी बात है वो. ठीक है ना. चलो, थैंक यू सो मच. नाउ वी आर स्टॉपिंग. 1 घंटे 42 मिनट हो चुके हैं हमारे लेक्चर को. गुड नाइट. थैंक यू सो मच. गुड नाइट सर.
गुड नाइट बेटा, गॉड ब्लेस यू।